सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ केमिस्ट्री। है ना यार, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं। हमने इस प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ सीख लिया था, अब लॉ ऑफ मास एक्शन को सीखेंगे। बारी आ चुकी है, लेट मी सिलेक्ट सम पेन्स। है ना जी, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब यार एक थ्योरेटिकल रेट बताता है किसी भी रिएक्शन का। जैसे कि हमने रेट निकालने सीखे थे ना पिछली बार, बहुत सारे रेट निकाले थे ना। तो जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक वो रिकॉल दे देता हूँ। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, हमने ए से बी जा रहे किसी भी चीज का प्रोडक्ट बनाया था, तो हमने कहा था यार रेट बता दो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह वगैरह चीज देखी थी ना। तो यार उसी तरीके से ना ये एक थ्योरेटिकल रेट बताता है किसी रिएक्शन का। मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर आपको कोई रिएक्शन लिख के दे दी गई ना, मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन गिवन है इस तरीके की, है ना, ए लिख लेते एक बारी, प्लस बी, है ना, इस तरह की कोई रिएक्शन हमारे पास गिवन है और इससे आपका बन रहा है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, हम मान लेते हैं। तो ये आपको कहता है कि जो रेट होगा, कि जो है ना, जो रेट होगा, ये आपको कह रहा है कि जो रेट होगा, यहां पर ये जो रेट निकल के आएगा, इस रेट को लिखते हैं आर से इज इक्वल्स टू में हम लिखते हैं के। ये कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आपसे। बस आप मुझे 1 मिनट का वक्त देंगे और मैं ये आपके सामने लिख के दिखा दूं एक बारी, फिर हम आगे बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। ये बी हो जाता है। तो ये कहता है कि रेट जो होता है वो इस तरीके से होता है, इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट, है ना जी। इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये हमसे कह रहा है कि जो थ्योरेटिकल रेट है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ए से ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और ये रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ के जो होती है वो फिक्स्ड होती है एक गिवन टेम्परेचर में किसी रिएक्शन के लिए, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब रेट कांस्टेंट है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो मतलब ये हमें सिर्फ थ्योरेटिकल रेट ऑफ किसी रिएक्शन का बताता है। आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं, है ना, थोड़ी और चीजें समझ लेते हैं। चलो, अब हमारे पास क्या है कि जब ने हम भाई, किसी साइंटिस्ट ने कह दिया कि सर ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो जो मुझे नया रेट एक्सपेरिमेंट के बाद मिल गया वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। के ए की वैल्यू को, के ए मतलब अब जब हमने उसी पर्टिकुलर का वो कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, तब हमें क्या मिला? तो हमें एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ इस तरीके की बात मिली। ये जो अल्फा आया और ये बीटा आया, है ना। मतलब जब जब किसी ने कहा कि थ्योरेटिकल रेट, तो अगर कोई इक्वेशन गिवन है ए, आप ध्यान से समझते जाना, ठीक है, बातें समझ में आती जाएंगी, प्लस बी, मैं यहाँ पे रिकॉल देता जा रहा हूं जितनी बातें मैंने पहले कही, और यहां से बन रहा है आपका प्रोडक्ट। एक बार मैं ये बातें लिख लेता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं, है ना जी। तो जब किसी ने कहा कि थ्योरेटिकल रेट, तो थ्योरेटिकल रेट तो बड़ा आसान था लिखना, थ्योरेटिकल रेट तो बड़ा आसान था लिखना, इस तरीके से लिख सकते थे थ्योरेटिकल रेट को, है ना। अगर आपसे कहते कोई थ्योरेटिकल रेट लिखना है सर, तो इस तरीके से लिख दो, आगे की कोफिशिएंट्स लगा दो इसके आगे, बस यही करना था रेट लिखने का तरीका। जब हम इसको लेके एक्सपेरिमेंट करने गए, क्या ये बात सही भी है या गलत है, तब मुझे ये चीज ना मिलकर ये चीज मिलना स्टार्ट हो गई। ये चीज मिल गई, मतलब कि रेट, क्योंकि रेट लॉ, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन ये वैलिड ही नहीं है, इसका मतलब थ्योरेटिकल चीज जो हो रही है वो एक्सपेरिमेंट में वैलिड ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास अल्फा और बीटा क्या थे, ये हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड हुए। उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस करी। ठीक है, मतलब ये जो अल्फा और बीटा हैं, ये जो आपके अल्फा है और ये जो बीटा है, ये हमें क्या मिल रहे हैं? ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहे हैं। हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब हमें मिल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? जब हमने एक्सपेरिमेंट करी थी तब हमें मिल रहे हैं, तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई थ्योरी दे रहे हो तो थ्योरी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होती है, थ्योरी सिर्फ बोली जाती है ना। तो एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है, आप इसे नोट कर सकते हो पॉज करके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे इरेज करूंगा। आगे बढ़े यार। अब ना रिएक्शन दो टाइप के होते हैं हमारे चैप्टर के, हमारे सिलेबस के अंदर रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। रिएक्शन दो टाइप के होते हैं हमेशा। एक रिएक्शन होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नो सर, व्हाट इज एलिमेंट्री एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है जो एक स्टेप में हो जाए। मतलब एक स्टेप में होने का मतलब क्या, आपने कोई रिएक्टेंट ए लिया, ये शायद पेन आपको दिख ना रही हो तो मैं इसकी कलर चेंज करना चाहता हूं। आपने कोई रिएक्टेंट ए लिया, उसके साथ प्रोडक्ट, उसके साथ कोई रिएक्टेंट बी मिलाया,
है ना, और इससे कोई प्रोडक्ट सी बना लिया, सिंपली कोई प्रोडक्ट सी बना लिया आपने डायरेक्टली, ठीक है, बहुत अच्छे, इससे कोई प्रोडक्ट आपने सी बना लिया। अब ये हो गया एक स्टेप में, ये क्या है, वन स्टेप, है ना, ये है वन स्टेप प्रोसेस, मतलब आपने एक स्टेप पे आपको वो मिल गया, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में हो, मतलब पहले आपने ए प्लस बी को जोड़ा, तब आपको जाकर कहीं ना कहीं सी मिला, है ना, और आपने कहीं ना कहीं सी मिला, आपने C प्लस डी को जोड़ा, जब दो स्टेप लगने लग जाए, जब दो स्टेप लगने लग जाए या दो से ज्यादा स्टेप लगने लग जाए, तब उन टाइप के रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देते, तब आपको डी मिला। अब इस डी में आप कहीं ना कहीं जाकर, इस डी में आप कहीं ना कहीं जाकर ई जोड़ोगे, तब आपको क्या मिलेगा, कोई प्रोडक्ट पी मिलेगा, है ना, कोई प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यहां तो एक ही स्टेप में प्रोडक्ट मिल रहा है, यहां दो स्टेप्स में प्रोडक्ट मिल रहा है। ए और सी क्या है, प्रोडक्ट्स है, सी और पी क्या है, प्रोडक्ट्स है ना। तो कोई रिएक्शन आप कर रहे हो जिसके अंदर एक स्टेप लिया और प्रोडक्ट मिल गया, दूसरा रिएक्शन आप कर रहे हो कि आपको, है ना, तो उसमें जाकर काफी देर बाद आपको रिएक्शन मिल रहे हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शन जो एक स्टेप में हो उसे एलिमेंट्री कहते हैं, रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में हो या दो स्टेप या दो से ज्यादा स्टेप्स ले उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे और चीजें डिफाइन करते हैं। रेट लॉ, नो व्हाट इज रेट लॉ, यही डिफाइन कर ले रेट लॉ को थोड़ा सा। रेट लॉ क्या होता है? एक्चुअली रेट लॉ जो होता है ना, रेट लॉ को हम पहली बात तो लिखते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगी तो आप रेट लॉ को कुछ इस तरीके से लिखोगे, आर इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए और अल्फा और बीटा। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको मैं पहले से पिछले स्लाइड में ना बता के आया हूँ, वो टू नहीं है, वो अल्फा है, ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया है ना, अल्फा और बीटा, ये बातें याद रखनी। अब देखो इसमें मैं एक चीज आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे जब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ करते थे, जैसे इस साइड आओगे आप तो आपको यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन दिख रहे हैं, है ना, आपको एलिमेंट्री रिएक्शन दिख रहे हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, ये एलिमेंट्री रिएक्शन, इसके अंदर जैसे जैसे हमने आपको पहले दो दो बातें बताई थी कि यार अगर हम थ्योरेटिकल मास ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे तो R इज इक्वल्स टू के, ए की वैल्यू के ऊपर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर जो आपके सामने अल्फा आता है, मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट करके अल्फा ढूंढा, वो ए के इक्वल आ जाता है, और जो बीटा आपने करके ढूंढा वो बी के इक्वल आ जाता है। सर ये अल्फा बीटा क्या कर रहे हो सर? तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में अल्फा बीटा और ए और बी बता दिया है। अगर आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है, ए से प्लस बी जाने के लिए, ए से प्लस बी जाने के लिए ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है सी, प्रोडक्ट बना रहा है सी, तो आप लिख सकते हो ए की वैल्यू, है ना, अगर यहाँ पर आप ए और बी लिख दो तो, ए और बी लिख दो तो आप लिख सकते हो ए, अगर रेट कांस्टेंट की बात करें, थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट की बात करें तो, थ्योरेटिकल रेट की बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हो ए और यहाँ लिख सकते हो बी। लेकिन जब इसी चीज को हम लेबोरेटरी के अंदर लेकर गए, तब ये ए और बी की वैल्यू कुछ अल्फा और बीटा के टर्म्स में हमें मिलने लग गई, है ना, अल्फा और बीटा के टर्म्स में हमें मिलने लग गई। तब हमने कह दिया कि जो भी रिएक्शंस एलिमेंट्री होंगी उसमें ए, मतलब कि जो भी आपने, जैसे कि किसी ने थ्योरी में कहा, किसी साइंटिस्ट ने कह दिया कि किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया बस कि कुछ बोल दिया, उसके बाद हम उसको लेबोरेटरी में लेकर गए तो उस साइंटिस्ट की बात जो है ना वो क्या हो गई, मतलब जैसे एक सेकंड, हाँ, तो एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, पेन कहाँ से आएगी, आ गई, वापस आ गई, ठीक है, ओके। तो जैसे कि आपने देखा, आ गई, है ना, ये तो यहाँ पे अल्फा और ए इक्वल आ गया, मतलब जब आपने थ्योरेटिकल जो कहा वही एक्सपेरिमेंटली भी दिखने लग गया। लेकिन इस चीज में अल्फा जो होता है ए के इक्वल नहीं होता है, और बीटा जो होता है वो बी के इक्वल नहीं होता है। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना, अल्फा ए के इक्वल नहीं होता है, बीटा बी के इक्वल नहीं होता है। मैंने काफी सारी स्लाइड्स तैयार करी है, उन स्लाइडों में हम छोटी छोटी चीजें लिखेंगे और छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे ताकि हमें चीजें याद रहें। बड़े बड़े नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, जितना चीजें स्लाइड में लिखी हुई उतनी स्लाइड्स आप कॉपी में उतार लो। एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे लिखा हुआ है, रिएक्शन करें वन स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसके नीचे की ये चीजें लिखो, उसके नीचे ये चीजें लिखो, तो इस तरीके से आप चीजें लिखो ना, तो आपको चीज समझ में आएंगी। आगे बढ़े, है ना, जो हम समझ रहे थे रेट कांस्टेंट, उसकी बात एक बार कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि यार ये जो है ना, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बहुत ही स्पेशल बताऊंगा जो आपको समझनी होंगी, ठीक है। रेट लॉ कहता है कि यार अगर आप आर किसी के लिए लिख रहे हो तो आप आर इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि क्योंकि एक्सपेरिमेंटली, एक मिनट, ये क्या हो गया ना, आप आर किसी के लिए लिख रहे हो तो आप आर इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो कुछ मुझे मिल रहा है ना,
एक्सपेरिमेंटली तो मुझे कुछ यही मिला था कि ए की वैल्यू अल्फा मिल गई थी, और एक सेकेंड वेट, स्टाइलस को क्या हो गया, हाँ तो हाँ अब लिखते हैं आर इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो यार के की वैल्यू ए टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना, और यार लिख सकते हो बी टाइम्स ऑफ बीटा। आप इस तरीके से लिख सकते हो के की वैल्यू को, है ना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहां पर अल्फा जो है वो है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए। अल्फा क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब इसका कुछ ऑर्डर है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये कोई ऑर्डर है, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। अल्फा जो है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए है। बीटा क्या है, मतलब उसका कुछ कॉफिशिएंट, मतलब उसका कोई ऑर्डर दिया होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर लिख के दिया जाएगा, है ना, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना जी। तो इस तरीके से कुछ बात होने वाली है। अगर आपसे कोई कहते हैं यार ओवरऑल ऑर्डर बता दो किसी रिएक्शन का, अगर आपसे कहते कोई ओवरऑल ऑर्डर बता दो, तो आप क्या कहेंगे, ओवरऑल ऑर्डर। आपसे मैंने कह दिया कि क्वेश्चन में गिवन है ओवरऑल ऑर्डर, आपको कुछ ये रिएक्शन लिख के दे गई, ये आपको दी जाएगी। देखो जब एलिमेंट्री रहेगा ना तो आपको सिंपली पता चल जाएगा, एलिमेंट्री तो सिंपल पता चल रहा है, लेकिन जब तक लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आ गया, है ना, पहली बात क्वेश्चन आपको कहेगा कि एलिमेंट्री क्या है, कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात यह है कि अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तो आपको पूरी रिएक्शन लिख के देगा, आपको रेट लॉ लिख के देगा, उससे फिर आपसे चीजें पूछेगा, जैसे कंसंट्रेशन डबल करके कुछ पूछ रहा है, कुछ वॉल्यूम डबल करके हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब समझ लेंगे ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछ लिया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप उसको क्या जवाब देंगे, आप उसको कहेंगे अल्फा में बी, है ना, अल्फा जो होता है वो ऑर्डर होता है विथ रेस्पेक्ट टू ए, अल्फा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, और यहां पर बीटा जो होता है वो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी होता है ना। और आप ओवरऑल ऑर्डर की बात करोगे तो ओवरऑल ऑर्डर में आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से अल्फा और इस तरीके से बीटा, आप क्वेश्चन में लिखा मिलेगा बच्चे, है ना, तो आप वहां से देख के लिख सकते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं जरा, फिर ब्लैंक स्लाइड आ गई। तो यार कुछ ना रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए पॉइंट ऑफ फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमने भी ऑर्डर आपको बताया ना कि अल्फा और बीटा ऑर्डर इसके रेस्पेक्ट में, है ना, मैंने अभी आपको कुछ ऑर्डर्स बताए कि ये अल्फा जो होता है वो ऑर्डर होता है ए के रेस्पेक्ट में, बीटा जो होता है ऑर्डर होता है बी के रेस्पेक्ट में। तो अगर हमें ये अल्फा और बीटा क्या है, तो पॉइंट्स क्या है इसको पता करने के लिए, ये पहली बात तो एक्सपेरिमेंटली पता चलते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है, एक्सपेरिमेंटली क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपके पास ये रिएक्शन गिवन है ना, ए, है ना, ए प्लस बी बी, ए प्लस बी बी, है ना, ए प्लस बी बी, और यार ये गिवन है आपके सामने कोई प्रोडक्ट, तो यार ये रिएक्शन तो आप बहुत सिंपल से लिख लोगे। कैसे लिखोगे, ए की वैल्यू का अल्फा ए की वैल्यू को ए बोल दूं, बीटा बी की वैल्यू को बी बोल दूं, और आप तो ये बड़े आराम से लिख लोगे। लेकिन अगर आपको कहीं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि ये तो थ्योरी थी, है ना, ये तो थ्योरी थी, लेकिन जब इसी चीज को हम लैब में लेके गए तो लैब में मुझे इसकी वैल्यू कुछ अल्फा और बीटा के टर्म्स में मिलने लगी, मतलब ये ए कुछ अल्फा मिल गया, बी कुछ बीटा मिल गया। अल्फा और बीटा तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किए हमने, अगर मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे मुझे कि अल्फा बीटा क्या है। सिंपल, तो एक्सपेरिमेंटली पता करेंगे, एक्सपेरिमेंटली आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, है ना, और अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना ही दिया हो और लिख दे सिंपल रिएक्शन इस तरीके से गिवन हो, तो आप खोपड़ी पर उसके ये वैल्यूज चढ़ा आएंगे, ये जो वैल्यूज गिवन है ये चढ़ा के आएंगे उसके ऊपर, ये जो ए गिवन है और ये जो बी गिवन है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स गिवन है। तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। फॉर बोथ, दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं ना, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी एक के लिए निकालें, हम दोनों के लिए इस चीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज यू गेन नाउ, अब तक आपने क्या सीखा, आपने सीखा रेट लॉ इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू के, ए की वैल्यू को अल्फा, बी की वैल्यू को बीटा बोला, अल्फा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ओवरऑल ऑर्डर निकालने का मतलब अल्फा को प्लस में अल्फा प्लस बीटा कर दूं, और उसके बाद उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, एक्सपेरिमेंट में निकलती है, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए निकलती है, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है। क्या ये बातें समझ में आ गई अब तक? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, आपको समझना होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है कि यार 2a से प्लस बी प्रोडक्ट बन रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। हमसे ये हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो बी है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, अगर बी की कंसंट्रेशन डबल होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखो आपको रेट लिखना आना चाहिए। रेट कैसे लिखोगे आप, पहले मैं आपको रेट लिख के दिखा देता हूं। रेट आप कैसे कॉमनली लिखते हो, रेट ऑफ लिखोगे ए की वैल्यू के, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर उसने आपसे नहीं कहा कि अल्फा और बीटा ऑर्डर, अगर उसने आपसे ये नहीं कहा कि ऑर्डर फॉर दिस इज दिस, अगर अगर वो कहता कि ऑर्डर फॉर ए इज 2 एंड ऑर्डर फॉर बी इज 4, तब आप इनकी खोपड़ी पर वो ऑर्डर लिखते। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा तो इनकी खोपड़ी पर जो स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखी हुई, क्योंकि पहली बात तो ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे बीटा ऐसे लिख दो, एज इट इज लिख दो, क्योंकि उसकी खोपड़ी पर तो कुछ है नहीं, उसकी छत पर यानी मतलब उसकी जो स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके आगे कुछ तो लगा नहीं है। इसका स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके ऊपर चढ़ा दिया, इसका स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके ऊपर चढ़ा दिया, जो कि 1 है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन, देखो ये तो आर है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल देन व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन बी को 2b कर दिया जाए, नाउ जस्ट मैं आपको स्लाइड पे चलता हूं, आप दोनों क्वेश्चन पढ़ लो। कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दिया गया और कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया गया है। एक बार आगे चलते हैं, है ना, और यहां पर क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया जाए, तो हमने यार आपके लिए रेट लॉ बताया कि सर रेट लॉ क्या होता है। आपने कहा रेट लॉ तो बहुत अच्छी चीज है, वो होती है के टाइम्स ए, है ना। इसकी वैल्यू 2 थी वहां पर, जो वहां से वहीं उठा के लिखी है मैंने, और बी, है ना, इस तरीके से आपने कहा। अब इसमें ये कह रहा है कि ये तो पहली इक्वेशन आप मानो, है ना, पहली इक्वेशन मान लो। हाउ टू सॉल्व इन अ बोर्ड एंड योर प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन आई एम टेलिंग यू, है ना। अब वो कह रहा है कि बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ये जो बी है ना, इसको 2b कर दिया है, बेसिकली इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे करेंगे R इज इक्वल्स टू के टाइम्स, है ना, के टाइम्स ए का स्क्वायर ले लो, है ना, के टाइम्स ए का स्क्वायर ले लो, और बी की जगह 2b रख दो, बी की जगह 2b रख दो। और एक बात याद रखना कि यार ये जो R है, ये R डैश है, ठीक है, ये कोई नया लॉ है। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, अब यहां पर आप क्या करोगे, आप लिखोगे R डैश इज इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर, है ना, के ए का स्क्वायर। और अगर मैं इसे इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, के ए का स्क्वायर, और इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, बी को एज इट इज रहने दूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आपको। और 2 को बाहर निकाल लूं, यहां पर 2 को इसके पास ले आऊं। जरा मुझे एक चीज बताना कि ये जो वैल्यू दिख रही है, यही वैल्यू तो ऊपर है ना, यही वैल्यू तो आर है, तो आर डैश की वैल्यू यार 2r नहीं हो जाएगी। अरे आप समझ गए, 2r हो जाएगी ना आर की वैल्यू, तो मतलब ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल करता हूं तो ट्वाइस हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, है ना। तो यार ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने बी को 2b कर दिया है, तो आप बी की जगह 2b रिप्लेस कर दोगे, और उसके बाद देखोगे तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं। अब हम ये आप नोट कर सकते हो, आपने स्क्रीनशॉट नोट कर लिए होंगे, मैं रफ कर रहा हूं पहली बात, ठीक। उसने कहा कि यार हमने हमने क्या किया है ना, हमने क्या किया कि अब ए को डबल कर दिया है, ए को क्या कर दिया है, ए को 2a कर दिया है। मेन रिएक्शन लिखनी तो आती है ना, मेन रिएक्शन जो आर की लिखी थी हमने, क्या लिखा था हमने, क्या मुझे बताओगे, के टाइम्स को ए बोल दो, उसके ऊपर स्क्वायर लगाना था, जो हमने लिखा था, बेसिकली वही लिख रहा हूं मैं अभी, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, तो क्या हो गया, बी यहाँ पे हो गया, है ना। अब यार ए को 2a कर दो, ए को 2a कर दो, तो आर डैश नहीं निकालोगे, ए को 2a करोगे तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, के, है ना। यार 4 को बाहर ले लूं, मैथ लगानी तो आती है ना, 4 को बाहर ले लूं, और ये ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने देता हूं, और बी को उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा बी को जैसा है वैसा रहने दो, तो बी को ऐसा का ऐसा रहने देता हूं। अब आप जरा एक बात बताओ मुझे, ये वैल्यू आपको दिख रही है यहां पर लगी हुई, तो आर डैश की वैल्यू क्या 4 टाइम्स ऑफ आर नहीं आ गई, है ना, ये वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है जी, ये वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ आर आ गई। चलो जी, बहुत 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 ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, निकालनी, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालनी है। क्या बात समझ में आ गई। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास आगे पिटारे में।
तो भाई एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन अच्छा डिटर्मिनेशन करना है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन दिए कोई, देखो यहां पर ये कह रहे हैं हमारे पास कि आगे बढ़ते हैं, है ना, ये कह रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मान लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन आए तो बड़ा सिंपल था सर, एलिमेंट्री रिएक्शन तो हम बड़े सिंपल से बता सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे बड़े सिंपल से बता सकते हैं, आपके पास कोई लिखा आएगा वो कुछ नहीं है, 2a प्लस बी, जैसे अभी पिछली बार लिखा था 2a प्लस बी, और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा ऑब्वियसली, तो आप कह दोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे यार ए की खोपड़ी पे स्क्वायर कर दो और बी की खोपड़ी पे भी स्क्वायर कर दो, तो ये तो यार बड़ा सिंपल, हमने एलिमेंट्री रिएक्शन का लिख लिया, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के लिए लिखने की लॉजिक, क्योंकि हमने तो कहा कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों वैल्यूज के लिए लिख सकते हैं, एलिमेंट्री हो या चाहे कॉम्प्लेक्स हो, तो कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं, दो केसेस होते हैं हमारे पास, एग्जामिनेशन के अंदर दो केसेस पूछे जाते हैं, पहला केस इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया, ठीक है, इनिशियली कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया हमें, तो वो हो तो कैसा, जैसे ये दिया हुआ है ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स है आपको बोलेगा, ठीक है, ए प्लस बी से ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स है, आपको बोलने वाला है वो, है ना, तो आप कैसे निकालोगे, देखो मैंने पहले में क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपके पास रेट, अगर मतलब आप स्टेटमेंट पढ़ो पहले तो ध्यान से, इस स्टेटमेंट में ये लिख रहा है कि इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, इनकी कंसंट्रेशन दी हुई 0.1 बोलो 0.1 बोलो, और रेट दे दिया है, तो कह रहा है रेट लो एक्सप्रेशन बता दो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो, नो जस्ट टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने तो यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यही पढ़ा था कि खोपड़ी पर जो वैल्यू लगी हो उनको ऐड कर दो, मतलब अल्फा में बीटा ऐड कर दो, तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन बन जाता है, क्या ये बात समझ, सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बन जाता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है, क्या ये बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, पहली बात उसने रेट लॉ एक्सप्रेशन बताया, देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना कैसे है, सबसे पहले तो यार मेथड सीखते हैं निकालना कैसे, उसके बाद ना यार इसके ऊपर ना एक ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, ऐसे वीडियोस में कहते हैं लास्ट तक, हाँ लास्ट तक बने रहना है आपको, चलिए यार इसके ऊपर हम ना एक पहले सीख लेते हैं कि कैसे लिखते कैसे हैं इस चीज को, ठीक है, तो देखो आपको डिटर्मिनेशन करने के लिए गिवन है, अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक और बात आप याद रखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, खैर लेकिन चलिए पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, फिर न्यूमेरिकल्स के दौरान आपको बता दूंगा वो बातें, लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसका, आपको समझ में आने लग जाएगी बातें, चलो भाई लग जाए काम पर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है रेट लिखने के लिए, रेट लॉ लिख पाओगे, रेट लॉ आपसे कह रहा है रेट लॉ लिखने के लिए, आप क्या करो ना, आप क्या करो कि R इज इक्वल्स टू के, ए की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू, बीटा आप जानते हो ऐसी बातें, आप ये जानते हो ना कि मैंने आपको पहली बार बताई थी कि यार के की वैल्यू को एज इट इज रहने दो, और यहां पे काम करो, एक काम करो, ए की वैल्यू को अल्फा ले लो, है ना, और बी की वैल्यू को बीटा ले लो, ऐसा मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये सब कुछ ना कुछ मिलता है कहीं ना कहीं आकर, सिंपल, ये बताया था मैंने आपको, तो उसने आपको रेट दे रखे थे, उसने आपको रेट वगैरह सब दे रखे हैं, एक एक रेट को लिखते जाओ और एक एक कंसंट्रेशन को लिखते जाओ, तो पहले कैसे लिखोगे, पहला जो दे रखा है वो दे रखा है 2 इंटू 10 की वैल्यू -3, आप एक बार अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना, इज इक्वल्स टू में के को एज इट इज रख दो, है ना, के को एज इट इज रख दो क्योंकि वो कांस्टेंट है, ए जो भी ए का कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 गिवन है, आई थिंक मैंने तो अपनी कॉपी में लिख लिया है 0.1 गिवन है, और यहां पर अल्फा, हमारे पास अल्फा नहीं पता हमें, क्योंकि अल्फा और बीटा निकालना है ना ऑब्वियसली, रेट लॉ लिखने के लिए हमें अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, ये रेट है, इसमें जब हम ए की वैल्यू चढ़ाएंगे बी की वैल्यू चढ़ाएंगे, अल्फा और बीटा को चढ़ाएंगे तब जाकर ये पूरी कंफर्म्ड इक्वेशन बनेगी, और दूसरी वैल्यू बीटा की क्या दे रखी है 0.1 ऑफ बीटा दे रखी है, ये तो पहली हो गई, ये तो पहली वाली हो गई, आपको ऐसे 3 दे रखी है उसने, है ना, आपको ऐसे 3 दे रखी है, तो क्या दूसरा क्या है, दूसरा है 8 इंटू 10 रेस टू द पावर -3, है ना, इज इक्वल्स टू में के टाइम्स, उसने आपको कहा है ए की वैल्यू 0.2 बोल दी है, 0.2 अल्फा, यार अल्फा 0.2 कुछ अलग बन जाता है मेरा, है ना, तो और दूसरी आपको 0.1 ही बोली है, 0.1 बीटा ही बोली है, तो इस तरीके की बात होगी 0.1 बीटा, तीसरी वैल्यू भी आपको दे रखी है, तीसरी उसने क्या दे रखी है, राइटिंग थोड़ी स्लो है और खराब है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, इसके लिए मैं आपसे शाबाशी चाहूंगा, थैंक यू सो मच।
है ना, 72 इंटू 10 की पावर -3, है ना, 10 की पावर -3, 10 की वैल्यू -3, ये हो गया k, है ना। और यहाँ पर हमारे पास 0.2, इस बार 0.2 के बने। यार ये सब ना करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होगा एग्जामिनेशन के अंदर। मैं आपको ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए सिखा रहा हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा। किसके लिए? प्रिपरेटरी एग्जाम्स के लिए। और उसमें आप एक ट्रिक सीखेंगे, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, आपके सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे इस टाइप के। इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम ये करते रहेंगे बैठकर। ये थर्ड, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये बात होती है। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो सबसे पहले तो, उसके बाद इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन चीज मिलने वाली है। 2 को 1 से डिवाइड करके देखो क्या होता है। 8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कट जाएगी और क्या बच जाएगा फाइनली में 8/2, है ना। 8/2 ही बचेगा ना यार, करके देखो। इज इक्वल्स टू, बच्चों वाले काम थोड़ी करने वाले हैं। और फिर उसके बाद 0.1 अल्फा अपॉन में 0.2 अल्फा, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, के से के कट जाएगा। 0.1 अल्फा अपॉन में 0.2 अल्फा, 0.1 यानी सॉरी 0.2, अच्छा 2 डिवाइड, हाँ 0.2 अल्फा अपॉन में 0.1 अल्फा, 0.2 अपॉन में 0.1 की होल पावर अल्फा बोल सकता हूं, है ना। तो यही तो लिख सकते हो यहाँ पे 0.2 और अपॉन में 0.1 और इनकी होल पावर में मैं अल्फा बोल सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है ना जी। इनकी होल पावर में मैं अल्फा बोल सकता हूं। अब नाउ नाउ सी, इससे ये कट जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा। अब क्या कर सकते हैं यहां पर, 8/2 को 4 लिख सकता हूं, 8/2 को 4 लिख सकता हूं। 8/2 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू का अल्फा लिख दूं, 2 की वैल्यू का अल्फा लिख दूं और ये क्या हो रहा है यार, एक सेकंड वेट करना आप लोग, मैं इसे इरेजर से मिटा सकता हूँ, मेरे पास पावर है ना? पूरा मिटा देता हूँ, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना, देखो ये क्या हो गया। हाँ, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है कि, है ना, 8/2 को 4 लिख सकता हूं, 8/2 को 4 लिख दिया। एक सेकंड रुको यार, इसे पूरा मिटा दो, गड़बड़ लिख दिया है। नहीं गड़बड़ तो नहीं है ना, गड़बड़ नहीं थी वैसे, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या करा था, डिवाइड कर दो 2 को 1 से, तो 8/2 हो जाएगा ये, ऑब्वियसली जो मैंने पहले लिखा था, लेकिन मैंने मिटा दिया। 8/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, जब आप 0.2 को 0.1 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 2 की वैल्यू अल्फा मिलेगी। करके देख लो, 0.2 डिवाइड बाय 0.1 अल्फा मिलेगी। ये क्या करो यार, ये अल्फा है ना, ये अल्फा है। अब ये 2 से वैल्यू कटेगी तो ये 4 हो जाएगा, और 4 इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू अल्फा। मतलब अल्फा को ऐसा क्या रखूं कि उसकी, क्यों अल्फा को ऐसा क्या रखूं कि जब मैं 2 की पावर में अल्फा को सजाऊं तो मुझे 4 मिल जाए। तो ऑब्वियसली अल्फा को 2 रखूंगा ना, अल्फा को 2 रख दूंगा तो यहां पे क्या मिल जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 2, और 2 की पावर में 2 यार 4 होता है, तो 2 की पावर में 2 4 होता है, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, मजा आ गया। लेकिन इतना टाइम नहीं होता पेपर में, हम ये नहीं करने वाले हैं, एक बार बता दूं, ठीक है। पहले मैं इसको आपको रब कर देता हूँ, चलो इसको भी रब कर लो यार, है ना, मैं अच्छे से लिखूंगा आपके लिए, फिक्र नहीं करने का। अचीवमेंट करा तो फिक्र करने का क्या, नहीं ना। ये अल्फा कर लो इसे, है ना, अल्फा हो गया। सिमिलरली 3 को डिवाइड कर दो 2 से तो आपको अल्फा मिल गया, मतलब ये तो मिल गया। बीटा कैसे पाओगे ये पता लगाना है, बीटा कैसे मिलता है। देखो मैं इसी चीज को यहीं पे बीटा आपको समझा दूं, या आप नोट कर सकते हो अगर चाहो तो, है ना। मैं यहाँ पे यहीं पे समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्लाइड्स में आगे क्वेश्चंस हैं तो मैं यहाँ आगे नहीं जा सकता हूँ, है ना। तो मैं यहीं पे आपको समझा सकता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले हमने 2 को डिवाइड किया तो 3:1 हो गया। 3 सॉरी, हमने अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी, मुझे कोई याद बताएगा अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा की वैल्यू 2 निकाली थी, है ना, अल्फा की वैल्यू 2 थी। अब 3:2 करना है, 3:2 करने का मतलब 72 डिवाइड बाय 8 डायरेक्ट करेंगे 9 इज इक्वल्स टू में 0.2 डिवाइड बाय 0.2 इज एग्जैक्टली नथिंग बट द, एक मिनट, हाँ 0. इस बार हम बीटा वाले कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, तो 0.3 डिवाइड बाय 0.1 इज 0.3, सॉरी 3, है ना। मतलब जब आप देखो, जब आप अल्फा लगा रहे थे इनकी वैल्यू पे बीटा लगाओगे, है ना। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, हमने 2 को 1 से क्यों डिवाइड किया,
2 को 1 से वही डिवाइड करोगे जहां पर b वाला कांस्टेंट होगा 0.1 0.1 2 डिवाइडेड बाय 1। जहां पर a वाला कांस्टेंट होगा वहीं पर दोनों के बीच में डिविजिबिलिटी लगाओगे। 0.2 डिवाइड 0.2 कांस्टेंट है, तब हमने 0.3 को 0.1 से डिवाइड किया, तब हमने ये बोला 3 से 2 को डिवाइड किया। अरे समझ गए? देखो जहां पर देखो क्योंकि हमें पहले अल्फा निकालना है फिर बीटा निकालना है, तो जहां पर बीटा वाली टर्म्स कांस्टेंट होगी, मतलब जहां पर बीटा वाली टर्म्स कांस्टेंट लिखे, तो ये कांस्टेंट है ना 0.1 और 0.1, ये चेंज हो रही है तो 2 डिवाइड बाय 1 कर दो। जहां पर अल्फा वाली टर्म्स कांस्टेंट होंगी, ये देखो ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो 3 डिवाइड बाय 1 कर दो, 3 डिवाइड बाय 2 कर दो, सिंपली मिल जाएगा। रटना नहीं है, यही लॉजिक आपको क्वेश्चंस के अंदर लगाना है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त ऐसे ही मिलेगा, कुछ भी दे सकता है ना। 3 की वैल्यू को ऐसा क्या रखूं कि 9 मिल जाए, तो इसकी वैल्यू को भी 2 रख सकता हूं, तो मुझे 2 वैल्यूज तो मिल गई, बड़े आसान तरीके से नोट कर सकते हैं। सिंपल है यार, नोट क्या करना है, इसको खुद निकालो ना, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम तो आगे बढ़ेंगे यार, ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे यहाँ पर, है ना। और बीटा की वैल्यू को भी मैंने 2 देख लिया। आगे बढ़ते हैं, बीटा की वैल्यू को भी 2 देख लिया। अच्छा, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या है कि यार अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अब रेट लिख सकते हैं हम। रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू के ए गिवन है हमारे पास, है ना। ए गिवन है हमारे पास और उसकी वैल्यू के ऊपर 2 लगा दो, और यहां पर बेसिकली बी गिवन है हमारे पास, उसकी वैल्यू के ऊपर 3 लगा, उसकी वैल्यू के ऊपर भी 2 लगा दो, तो फाइनल रेट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अच्छा, अगर इसलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दूसरा क्वेश्चन आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपको लिखना आता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर, है ना जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको ये बात याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है। आगे बढ़े, क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ पूरी तरीके से, जो करना है कर लो। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल्स में एक अप्रोच बताने वाला। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना। ट्रिक बताए बिना कैसे जाएंगे, हम तो अचीवमेंट वाले हैं, ट्रिक बताएंगे जरूर, है ना। देखो 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 देखो, देखो। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने मिटा दी। अब आपको ये हम ट्रिक में बताएंगे कैसे निकालनी है अल्फा और बीटा की वैल्यू। देखो सबसे पहले क्या करो ना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या अपनाओ, देख लो कि पहले बी कहाँ कांस्टेंट है, मतलब ये बीटा बीटा कहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है पहले वाली वैल्यू के अंदर, है ना। बहुत अच्छी बात है। देख लो कि इस साइड, मतलब ये जो अल्फा वाली टर्म्स में, इनमें कितने का गैप है, 0.1 से 0.2 में यार कितने का गैप है, ऑब्वियसली 2 का गैप है, ऑब्वियसली 2 का गैप है ना। तो यार 1 से 2 देख लो कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो 2 कर दो, है ना। 2 कर दो, इसकी वैल्यू के ऊपर डायरेक्ट अल्फा लिखो, अल्फा लिखो इसकी वैल्यू के ऊपर, है ना, अल्फा लिखो, और इज इक्वल्स टू में फिर उसके बाद जहां पे तुमने गैप देखा है वहां पे देख लो इन दोनों के बीच में कितने गैप है। यार ऑब्वियसली 4 का गैप है, 4 का गैप है तो 4 लिख दो, आ गई ना अल्फा की वैल्यू 2। बताओ, है ना काम की ट्रिक? ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखो अब उसके बाद देख लो कि अल्फा अल्फा कहां कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है। बीटा के बीच में देख लो, बीटा के बीच में क्या लिखो, क्या कितने का गैप है, 3 का गैप है, 3 की वैल्यू के ऊपर बीटा लिख दो, है ना, इज इक्वल्स टू में इन दोनों के बीच में गैप देखो 9 का है, तो आप बीटा की वैल्यू को क्या बोल सकते हो, बीटा की वैल्यू को भी तो 2 बोल सकते हो, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, रार इज इक्वल्स टू, है ना, आर इज इक्वल्स टू के, के है, ए है, उसकी वैल्यू 2 है, और उसकी वैल्यू बी की वैल्यू भी 2 है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यही बात समझ में आ रही है? अब मैं स्लाइड को मिटा रहा हूँ पूरी तरीके से, आपको ट्रिक समझ नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आगे एक और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा एक बार अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या है हमारे पास, स्लाइड में कुछ नहीं, खाली पड़ी स्लाइड, कहां तक खाली होती है, ये आ गया। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे लिखते हैं इसकी बात कर लेते हैं। मतलब अगर आपके पास लिखने के लिए यूनिट आ गई तो आप कैसे लिखोगे, है ना। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं के ए, ठीक है। जैसे हमने कोई कंसंट्रेशन दे रखी के ए, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे रेट कांस्टेंट, तो इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है मोलर सेक इनवर्स -1। कैसे होती है यार, उसकी पूरी बात करेंगे, आपको इसकी रेट कांस्टेंट की ये बताना है आपको। सिमिलर कैसे करना है, जरा उसकी बात एक बार कर लेते हैं कि करेंगे कैसे इस चीज को। तो देखो
मैंने आपको इसकी वैल्यू तो पहले से बता रखी है, क्या होती है इसकी वैल्यू सर? इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बहुत जन्मों जन्मों से बता रखी है कि ये होती है मीटर, सॉरी मोलैरिटी है ना, मोलर मोलर सेकेंड, अरे यही होती है ना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई है, मोलर सेकेंड इनवर्स, यही होती है, यही बातें समझ में आ रही है, यही होती है मोलर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू में के टाइम्स, है ना, के टाइम्स, और एक ही कंसंट्रेशन क्या होती है, वो भी तो मोलर में होगा ना, वो भी तो मोलर में होगा, तो मोलर कह देते हैं इसको। और हाँ, यहाँ एक गलती हुई है, जो ये लिखा गया है ना, इसके ऊपर हमें कोई, क्योंकि इसके ऊपर तो ऑर्डर भी होगा ना कोई सा, एन मान ले, एन मान ले कोई ऑर्डर, एन भी होगा, एन मान सकते हैं, है ना। रेट का तो मैंने आपको बता रखा है ना, मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी मोलर सेकंड इनवर्स माइनस 1, और यहाँ पर के इक्वल्स टू मोलर की वैल्यू एन, तो यहाँ से मोलर को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा एम सेक इनवर्स, है ना, एम सेक इनवर्स अपॉन में मोलर, ये सब छोड़ दो यार, ये सब क्या लिखा है, बकवास लिखी है, ठीक है, मोलर और इसकी वैल्यू में एन, है ना, इसकी वैल्यू में एन, और इज इक्वल्स टू में के कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सिंपल का काम करना है, हमें क्या करना है, एम मोलर, 1 ऊपर है, नीचे एन कर दो, माइनस में कर सकते हो ना, और सेक में इनवर्स कर दो, या आप अपॉन में भी सेक लिख सकते हो, इस तरीके से कुछ करके, है ना। बस ये हो गया रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक होता है ना, अगर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हम पढ़ेंगे सबको बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले के की वैल्यू जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरोथ ऑर्डर, तो आप उनसे क्या कहेंगे? जीरोथ ऑर्डर का मतलब है कि एन की वैल्यू, क्योंकि यही तो ऑर्डर होता है। अगर आपसे कहते कोई, अगर आपसे कोई कहते, जैसे मैंने अगले स्लाइड में शायद इसे ऐड ऑन किया भी होगा, आप इसे भूल जाओ यार, ये सब क्या लिखा फालतू चीज, अगले स्लाइड में मैंने इसे ऐड किया भी होगा, देखो, फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपसे कोई कहते जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे निकाल के दिखा दो, तो आप उससे क्या कहेंगे? आप उनसे कहेंगे कि यार एन की वैल्यू को जीरो कर देते हैं, एन की वैल्यू को जीरो कर देते हैं। सिमिलरली एन की वैल्यू को जब हम जीरो कर देंगे, तो आपसे मैंने एक वैल्यू निकलवाई थी, के इज इक्वल्स टू, निकलवाई थी ना, इस चीज को निकलवाया था अभी कुछ देर पहले, आप वीडियो में पीछे आके देख सकते हो वैसे, एम माइनस 1, और ये निकलवाई थी सेक इनवर्स। तो अगर आपने इसको ही जीरो कर दिया, इसको ही जीरो, अगर आपने इसको जीरो कर दिया, एन की वैल्यू को जीरो कर दिया, है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, M1 एम सेक -1, याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हो, एम सेक -1। यही बातें समझ में आ रही है? अगर आपने इसी के लिए एन की वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख दिया, ये सब क्या होता है, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये रहा एम सेक, ये बड़ा वाला एम है, मोलैरिटी मत समझ बैठना इसको, मोलैरिटी है, ये बड़ा वाला एम है, मोलर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा है, एन की वैल्यू को 1 करा, तो ये सब क्या है, एन की वैल्यू को 1 करा, तो हाँ ठीक है, सही आया हुआ है। तो के की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 करने पे 1 - 1, एम की वैल्यू 0, यानी सेक इनवर्स बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, या 1 अपॉन में सेक बचेगा। क्या याद रखोगे? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े थोड़ा सा, सब मैं रफ कर रहा हूँ, फिर से एक बार आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे खजाने में, जरा देखिए तो, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 रख देना, निकल जाएगा आंसर। कुछ है और? कुछ नहीं है शायद से, अब शायद कुछ नहीं है, हम 37वीं स्लाइड पर है और स्लाइड खत्म होने वाली है। देखते किस स्लाइड पर आते हैं, एक बार एक क्वेश्चन मुझे देना था, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको लिख दूं यहाँ पर, तो आप कर लोगे ना सॉल्व कैसे? देखो, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है कुछ इस तरीके से, ए, इसकी वैल्यू, एक मिनट, कुछ नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है हमारे पास, या मेरे को आपके लिए क्वेश्चन टाइप करके लाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, है ना। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आई हैव टू ऐड स्लाइड, आप वेट करेंगे थोड़ी देर, 2 मिनट वेट करेंगे, है ना यार। आपके पास ना एक क्वेश्चन गिवन है, देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ पर, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपसे वादा किया था, मैंने बताया तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम अचीविट वालों ने वादा किया था, है ना। तो यार एक कॉन्सेप्ट सीख लो, कैसे सीखोगे कॉन्सेप्ट, देखो तो यहाँ पर ना एक हमारे पास कोई रिएक्शन लिखी है, ए प्लस बी, और इससे ना हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इससे हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। बात समझ में आ गई आपको, इससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हमारे पास ना इस चीज का ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, आपको लिख के दिया हुआ है इसने, है ना, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसने लिख के दिया हुआ है आपको,
कि भाई ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको लिख के देगा, कब कॉम्प्लेक्स है कब एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री के लिए तो आप साफ साफ लिख पाओगे, कॉम्प्लेक्स के लिए उसको आपको रेट लॉ लिख के देना पड़ेगा। रेट लॉ लिख के देना पड़ेगा। रेट लॉ कैसे लिखेगा वो इसने कहा है यहाँ पर रेट लॉ कुछ ये है हमारा, ये क्वेश्चन में गिवन है। रेट लॉ कुछ ये है, ए की वैल्यू का 4 है और बी की वैल्यू का स्क्वायर है, या बी की वैल्यू भी 4 ही कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। ये रेट लॉ लिख के दिया इसने हमें कुछ, ये दो चीजें हमें इसने लिख के दी है। अब ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम डबल कर दिया है ना, अगर वॉल्यूम विल बिकम 2 डबल है ना, मतलब जो आपने पहले वॉल्यूम ली थी 4 लीटर, अब उसको 8 लीटर करने की कोशिश कर रहा है, ये वॉल्यूम डबल कर दिया है। तो अब पूछ रहा है कि अब रेट लॉ बता दो अब क्या होगा, आर डैश की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, अब रेट लॉ बताओ भाई क्या होगा, कैसे निकालोगे अब, बस के। तो इसलिए ना यार एक कॉन्सेप्ट है कि जो वॉल्यूम होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो है ना, जो कंसंट्रेशन होता है ना आपका कंसंट्रेशन, है ना यार, वो ये कहा गया, हाँ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय वॉल्यूम के। ये बात याद रख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बी। अगर आप बी को डबल कर दोगे तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। ए का कंसंट्रेशन, ये देखो, ए का कंसंट्रेशन ए बाय 2 हो जाएगा और बी का कंसंट्रेशन बी बाय 2 हो जाएगा, है ना। बी का कंसंट्रेशन बी बाय 2 हो जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो इसके अंदर, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। क्या करोगे, तो के की वैल्यू दे रखी है, के नहीं सॉरी, के की नहीं, आर की, आर डैश की वैल्यू अब निकालने चल रहे हैं हम लोग, है ना। आपको एक मिनट में इसे रफ कर लेता हूँ वरना गंदा लगेगा भाई, वैसे गंदा लग रहा है, ये भी रफ करवा नहीं सकते, कभी कभी स्टाइलिश हरकतें करता है बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास के, और आपको ए की जगह ए बाई 2 रखना है। अच्छा, ए बाई 2 का अगर 4 टाइम्स कर दोगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाता है यार, ठीक है 32 हो जाएगा, 32 ऑब्वियसली। तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू का 2 कर दिया आपने, अब ए की वैल्यू को 4 कर दो, है ना, और यहाँ पर एक 2 कैसे बनेगा, अच्छा आपने 4 टाइम्स कर दिया, 16 हो जाएगा, सॉरी, है ना, मैथमेटिक्स आती नहीं हमें, क्या करें। यहाँ बी की वैल्यू को भी आप हाफ कर दोगे तो वो भी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी ऑब्वियसली, है ना। आप क्या करोगे, नहीं ए की वैल्यू को 4 करो, ये ऊपर 4 मतलब क्योंकि आप अब कर चुके हो, है ना। तो आप क्या करोगे कि यार 1/16 को कॉमन ले लूं, 1/16 कॉमन ले लूं, और यहाँ पर के पहले से, तो इसको मैं क्या के नहीं बोल सकता हूँ अब, या k/16 बोल दूंगा क्योंकि के तो पहले से है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए की वैल्यू का 4 है ना, और बी की वैल्यू का भी 4 है। बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। तो यार ये जो वैल्यू है तुम्हें पहले से गिवन थी, आर है, तो आर डैश की वैल्यू r/16 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, आर डैश की वैल्यू r/16 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यार आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि r/16 हो जाएगी, मतलब जब भी मैं वॉल्यूम को डबल करूंगा कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अच्छा, मैंने एक और आपसे वादा किया था कुछ देर पहले कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन के जरिए आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, जो क्वेश्चन मतलब जो ट्रिक थी हमारी, जो बेसिकली ट्रिक रह गई थी ना, ट्रिक ऑफ द डे, वो समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। उसको समझाने की कोशिश करता हूँ जरा। देखो, उसमें आप एक चीज समझ सकते हो, लास्ट, है ना, जैसे आपके पास कोई गिवन है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आपके पास ना एक वो गिवन है, क्या कहते हैं कि एक्स और वाई गिवन है, उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, एक्स से ऐड करके आप वाई का प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। ये प्रोडक्ट में पी पे लिख दूं या प्रोडक्ट लिख दूं पूरा, चलो प्रोडक्ट लिख देता हूँ आपके लिए पूरा, कोई बात नहीं, ठीक है। वाई से ऐड करके आप इसका पूरा प्रोडक्ट बना सकते हो, और यहाँ पर उसके बाद आप लिख सकते हो एक्स, है ना, और यहाँ पर आप कंसंट्रेशन ऑफ वाई लिखोगे, ठीक है जी। और आप इनकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है, आपको गिवन है 1 मोलर, यहाँ पे आपको गिवन है 3 मोलर, जैसे आपको गिवन रहता है, रेट कॉन्स्टेंट मैं लिखता हूँ 1 मिनट में, ये है 3 मोलर, है ना, ये है 3 मोलर, है ना, ये है 3 मोलर, ये भी 3 मोलर है, कितने मोलर है भाई, ये 9 मोलर,
है ना जी, 9 मोलर। यहाँ पर आपको रेट गिवन है। नाउ व्हाट इज रेट? रेट गिवन है 5 मोलर पर मिनट। देखो मैंने कहा था आपको मिनट, आर, सेकंड में कुछ भी हो सकता है पिछले क्लास के अंदर, अगर आप भूल गए हो तो मेरी कोई गलती है ना। यहाँ पर भी सिमिलरली ले लो और यहाँ पर भी 45 ले लो, है ना, यहाँ पर आप 45 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। नाउ कॉन्सेप्ट में सिंपल पता है आपको कि आप इसे 1 मानोगे, इसे 2 मानोगे, इसे 3 मानोगे। जहां पर भी ये देखो, यहाँ पर ये कांस्टेंट है ना, तो यार 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, यहाँ पर ये कांस्टेंट है 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो सिंपल अल्फा बीटा निकल जाएंगे। लेकिन लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे पेन कहाँ गई, ये इधर चली आती है, अगर मैं आपको ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिख के दी जाए, है ना, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिख के दी जाए, आप एक मिनट, ये मैं पूरी रफ करके अच्छे से लिखता हूँ, एक सेकंड। ये रिएक्शन आपको यहाँ पे अल्फा बीटा निकालने के लिए दिया गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ही दिया गया है। आप निकाल पाओगे, आई थिंक इतना हार्ड नहीं है ये, आप निकाल पाओगे। तो आपको गिवन है x की वैल्यू, या इस तरीके से बोल दूं कि x की वैल्यू अल्फा गिवन है और y की वैल्यू बीटा गिवन है। अल्फा और बीटा ही आपको फाइंड करना है ना। अल्फा बीटा फाइंड आउट कर पाओगे, ये पेन आपको ना दिख रही हो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बारी। ये वैल्यूज आपको गिवन है। अब देखो यहां पर ये दोनों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है दोनों, इसके बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है, सॉरी 3 का गैप है, तो 3 की वैल्यू के ऊपर 3 की वैल्यू के ऊपर क्या लिख दो, डायरेक्टली अल्फा लिख दो। वैसे इनकी वैल्यूज के ऊपर यार तुम लोग अल्फा लगा लेना, ठीक है, इनकी दोनों की वैल्यू के ऊपर अल्फा लगा लेना, ऐसे करके ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ऊपर मैंने लिख दिया है वैसे, है ना, ये अल्फा हो जाएगा। अब इनकी कंसंट्रेशन के बीच में गैप देखो, ये 5 है, ये 5 है, कितने का गैप है, ऑब्वियसली 1 का गैप है, तो आप 1 लिख दो। अल्फा की ऐसे क्या वैल्यू रखी जाए कि 1 हो जाएगी, 0। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना, अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है। दूसरी चीज आपको बीटा ऐसे निकालना है, तो बीटा कैसे निकालोगे, देखो बीटा कैसे निकालोगे, बीटा कैसे निकालोगे, बीटा में देखो ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को देखो, तो इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, तो आप 3 लिख लो और इनकी वैल्यू को बीटा, यहाँ पे बीटा रख लो, यहाँ की वैल्यू में बीटा रख दो और इन दोनों की वैल्यू को आप क्या रख दो, 5 और 45 में कितने का गैप होता है, 9 का गैप होता है, तो बीटा की वैल्यू को भी 2 रख सकते हो आप, बीटा की वैल्यू को 2 रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 0 मिल गई, तो x की वैल्यू को 0 की तरह सजा दो, है ना, y की वैल्यू 2 मिल गई, तो y की वैल्यू को 2 में सजा दो, और आपको रेट लॉ तो गिवन ही है ना, आप और इस तरीके से लिख, और इस तरीके से आप लिख सकते हो इनकी के की वैल्यू, यहाँ पर के रहेगा, ऑब्वियसली के रहेगा यार, ये बताने वाली बात तो है नहीं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ के, यहाँ के लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि के की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, तो टर्म चली जाएगी, के की वैल्यू बचेगी, के की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, के की वैल्यू बचेगी y में 2, दिस विल बिकम योर आंसर। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई और ट्रिक आपको समझ में भी आई, है ना। तो यार इसी तरीके से अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, आप नोट कर सकते हो, ट्रिक समझ सकते हो, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे एक बात कहनी चाहिए थी हमें, और ठीक है, जो लेक्चर्स हो रहे हैं आप उन्हें सीरीज वाइज देखिए, हाँ, क्योंकि उससे आपको मजा आएगा, हर चैनल वाला यही कहता है, हम भी यही कहते हैं यार, सब यही कहते हैं, तो आप सीरीज वाइज देखिए और आईटीजेई के लेक्चर्स भी देखते रहिए, है ना। अगर आप आईटीजेई के और हमारे एस्पिरेंट हैं तो यार हमारे एस्पिरेंट को हमारी लेक्चर देखो यार, और ये है आपके लिए एक थैंक्स, थैंक्स है हमारी तरफ से, थैंक यू फॉर वॉचिंग अचीव इट। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में और बातें करें, बात नहीं मतलब काम करें, बाय।